नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज 72 साल के हुए पीएम मोदी। इस मौके पर भारत पहुंचे 8 चीते। देश भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा उनका जन्मदिन। केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें। आप नेता अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने किया गिरफ्तार। करीबी हामिद अली भी गिरफ्त में। आप सरकार ने बताई बीजेपी की बड़ी साजिश। बंगाल में चल रहा जंगल राज। बंगाल बना आतंकियों का गढ़। अलकायदा ने बंगाल में बनाए 3 मॉड्यूल। 19 आतंकी अभी सक्रिय। खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने राउत के खिलाफ दायर की चार्जशीट। किया जमानत का विरोध। कहा पर्दे के पीछे से निभाई अहम भूमिका। चीन का असली चेहरा फिर हुआ बेनकाब। यूएन में आतंकियों का कर रहा समर्थन। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर लगाया। आज की सबसे पहली खबर की बात पीएम मोदी के जन्मदिन की। आज पीएम मोदी 72 साल के हो गए हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने नामीबिया से आए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की धरती पर चीता लौट आया है, मैं बहुत खुश हूं। साथ ही ये भी कहा कि मैं हर जन्मदिन पर मां के पास जाता हूं, इस बार नहीं जा पाया। इस मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और सभी नेता अभिनेताओं की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी का जन्मदिन कितना खास है, लेकिन विपक्ष आज भी चुप नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, पूरे देश में उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये आज़ाद भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसलिए जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जिस तरह की बधाइयां दी जा रही है, वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दुनिया भर में जहां इस तरह के पॉपुलर लीडर होते हैं तो उनके जन्मदिन पे सारा देश जो है साथ खड़ा हो जाता है, सेलिब्रेट करता है। लेकिन दिक्कत विपक्ष की है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये चीता का तमाशा क्यों कर दिया इन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी तो मोदी हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर जाते हैं कि विपक्षियों को मिर्ची लग जाती है। अब 8 चीते आ गए। चीता को बाड़े में डालने के लिए स्वयं वो पहुंच जाते हैं। टेलीविज़न पे पूरी तरीके से लाइव चलता है सब कुछ। तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगना तो ज़रूरी ही था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये चीते का तमाशा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मीडिया से राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बिल्कुल ओझल हो जाए। खैर, राजनीतिक दलों के बीच इस तरह की का जो कंपटीशन है वो चलता रहेगा, लेकिन बात पते की यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से लोगों में पॉपुलर है और जिस हिसाब से लोग, मीडिया और आम जनता उनकी बर्थडे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये वाकई एक आश्चर्यजनक बात है। जी डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक तरफ देश भर में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ आप पार्टी के लिए मुसीबतों का दिन है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया और उसके अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उनके करीबी हामिद अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आप पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल ने तो इस गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया और सिसोदिया ने इसे आप नेताओं को तोड़ने के लिए बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बता डाला। डॉक्टर साहब, आपके नेता गिरफ्तार हो रहे हैं तो बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। देखिए, ये फ्रॉड पार्टी है, झूठ बोलने में इतना माहिर। अब अमानतुल्लाह के यहां छापेमारी होती है, उसके पार्टनर हामिद अली के घर से रिवॉल्वर विदाउट लाइसेंस और लाइव कार्ट्रिजेस, कारतूस मिलता है, गोलियां मिलती हैं, 24 लाख रुपए नगद की बरामदगी होती है और उसे कोर्ट से बाकायदा सेंटेंस दिया जाता है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि
गुजरात की वजह से ये काम किया जा रहा है भाई। रिवॉल्वर किसके पास से निकल रहा है? ये हामिद अली जो इसका पार्टनर है, जिसे केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कह रहे हैं कि उसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के घर में निकला। अरे वो तो ये कह रहा है कि ये रिवॉल्वर और गोलियां और ये पैसे ये कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार अमानतुल्ला के हैं। भाई कैसे आप उसको झुठला सकते हैं? और जहां तक बात ऑपरेशन लोटस की है कि भाई ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है, हमारे लीडर को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, तो ये केजरीवाल ये बताएंगे, ये मनीष सिसोदिया बताएंगे कि क्या इस ऑपरेशन लोटस को साकार करने में, इस साजिश में क्या हिंदुस्तान की अदालतें भी शामिल हैं? इन लोगों के मन में जो भी बकवास आता है ये जनता के सामने परोस देते हैं ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आप नेताओं ने कितने घोटाले किए हैं सब सामने आ रहे हैं और अब बंगाल की भी सारी पोल पट्टी खुल रही है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आतंकियों से पूछताछ में अलकायदा के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां संगठन तेजी से आतंकियों का गढ़ बना रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा ने 3 मॉड्यूल बंगाल में बनाए हैं, जिसमें 19 लोगों के नाम मिले। इनमें से 6 को पकड़ लिया गया है। इन सब के बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी यही कह रही है कि बंगाल में जंगल राज है। मुसोलिन और हिटलर की तानाशाही नहीं चली थी तो इनकी भी तानाशाही नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी बंगाल को क्या बनाना चाहती हैं? ममता बनर्जी बंगाल को वही बनाना चाहती हैं जो हिंदुस्तान के जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं वो बंगाल को बनाना चाहते हैं। ये 30% वोट बैंक के लालच में ममता बनर्जी ने पूरे राज्य को जिहादियों के हाथों सौंप दिया है। अब इसके लिए सेंट्रल एजेंसियां, खुफिया रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। बंगाल के रहने वाले तमाम लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर तमाम तरह के ये इलीगल संगठन पूरी तरीके से एक्टिव है। ड्रग्स का जत्था पकड़ा जाता है वहां पे आज बॉम्ब ब्लास्ट एक आया कि किसी स्कूल के छत के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अरे वो क्यों हो रहा है? बाद में मालूम चला कि भाई वही देसी बॉम्ब था, वहां रखा जा रहा था। भाई स्कूल के ऊपर बॉम्ब क्या कर रहा है जी? आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपने वहां पे दिखा दी। नोटों का पहाड़ निकल रहा है और कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का जो इलाका है वो जिहादियों का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक बड़ा सेंटर बन गया है, जहां से जिहाद और तमाम तरह की आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, बंगाल को ममता सरकार ने आतंकियों का अड्डा बना दिया है, तो वहीं संजय राउत का अड्डा फिलहाल जेल है, जहां से निकलने की वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। संजय राउत ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने अपना जवाब कोर्ट को सौंपते हुए राउत के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी है, जिसमें ईडी का आरोप है कि संजय राउत घोटाला करने वालों के सिर्फ मददगार और हिस्सेदार ही नहीं बल्कि सूत्रधार हैं। इसीलिए जमानत का विरोध भी ईडी ने किया है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है संजय राउत की जमानत हो पाएगी या मुश्किल है? देखिए, बड़ी मुश्किल है, वो निकलना बड़ा उनका डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि 3-4 चीजें हैं इसमें। एक कि 650 गरीब लोगों के घरों से के छत के सिर से छत हटा लिया गया। उनको आपने झांसा दिया कि इस प्रोजेक्ट के तहत आपको घर मिलेगा, आपने घर बनाया नहीं, उनको वहां से उजाड़ भी दिया। फिर पैसे की हेराफेरी हुई, मनी ट्रेल मिल रहा है, आप विदेश यात्रा कर रहे हैं उस पैसे से। तो ये पहले ये बताया जा रहा था कि भाई इस घोटाले में इनकी मिली भगत है। अब चार्जशीट में कहा जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड है। मतलब आप शिवसेना के बड़े लीडर हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो इस वजह से आपकी धाक और आपकी साख इतनी ज़्यादा है कि आप इस तरह के लोगों के जरिए काम करवा सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि जो पात्र चौल में रहने वाले लोग हैं उनको हटा के आप वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग्स बना करके उसे बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। चोरी पकड़ी गई तो ये जेल के अंदर है, मनी
का बहुत जो 1000 करोड़ के आसपास का लेन देन हुआ है, और उसमें जो ईडी का दावा है कि इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट, इसमें हवाला का इन्वॉल्वमेंट, इसमें विदेश भेजने का इन्वॉल्वमेंट, ये कई सारे एंगल्स हैं। इस वजह से संजय राउत को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात चीन के असली चेहरे की। आतंकवाद को लेकर चीन अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं है। अपनी हरकतों से बार बार इसका हिमायती नजर आ रहा है। उसने अब मुंबई पर हुए 26/11 हमले में शामिल लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाला है। अमेरिका ने मीर को काली सूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। पहले चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के कई प्रस्ताव रोके हैं। डॉक्टर साहब, चीन ने क्यों आतंकवादी को समर्थन किया है? मकसद क्या है? देखिए, ये चीन का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि अपने टेरिटरी के अंदर कोई मुसलमान 4 जुमे को लगातार नमाज पढ़ ले तो उसको उठाकर के ये डिटेंशन कैंप में डाल देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। वहाँ पे इस्लाम का नाम लेने वाले, रोज़ा रखने वाले लोगों को, मौलवी मौलानाओं को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन चीन की टेरिटरी के बाहर कोई आतंकवादी अगर है तो उसके साथ ये शी जिनपिंग की पूरी सेना, पूरा जो राष्ट्र है वो खड़ा हो जाता है। ये चीन की, इसको कह सकते हैं कि डबल स्पीक का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में अब तक जितने भी जो ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ जब भी हिंदुस्तान यूएन गया कि इनको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो, चीन हमेशा उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि चीन की जो नीति है वो ये है कि हमारे देश के अंदर धर्म मानने वाला भी गुनहगार और हमारे बाउंड्री के बाहर जो टेररिस्ट हैं वो भले लोग हैं, ताकि इन टेररिस्टों के जरिए वो दूसरे देशों में कोहराम मचा सके। आप देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उसने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाए, अगर वो इन आतंकियों का साथ नहीं देता है तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है कि जिस हिसाब से चाइनीज़ वर्कर्स, चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो जाते हैं, तो एक तो डर की वजह से, और दूसरा कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल वो अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ कर सकता है। इसलिए चीन जो इस्लामिक टेररिस्ट है उसके साथ खड़ा नजर आता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।